जी स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 13 और इसका पहला न्यूमेरिकल है आपके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू इट। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको इसमें जो डाटा गिवन है, जो इसमें डाटा दिया हुआ है वो क्या है। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें दी हुई हैं। जैसे आपके पास क्या है, टाइम दिया हुआ है और वो टाइम क्या है 1 मिनट। टाइम आपके पास क्या है, टाइम है आपके पास डेल टी 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो ये टाइम आपके पास हो गया 60 सेकंड। इफ 300 मिली एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू इट, करंट उसने आपको कितना दे दिया है, करंट आपके पास है आई, ये है आपके पास कितना है 300 मिली एम्पेयर। इसको एम्पेयर में चेंज कर दें, 300 को 1000 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास 0.3 एम्पेयर करंट आ जाएगा। करंट कितना आ गया आपके पास 0.3 एम्पेयर। ओके जी, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या चीज करनी है, वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन फाइंड करना है। ओके जी। अच्छा बच्चों, एक तो रिलेशन आपने पढ़ा है करंट का। करंट का रिलेशन था आपके पास I इज इक्वल टू क्यू बाय डेल टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल क्यू बाय डेल टी। यहाँ इसको डेल क्यू से रिप्रेजेंट कर दें, तो डेल क्यू बाय डेल टी, ये आपके पास था करंट का रिलेशन। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने नंबर ऑफ चार्जेस डेल क्यू ये पढ़ा था एन ई के बराबर है, और ई आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन। आपने यही बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास होंगे 1 मिनट के अंदर, जब उसमें से 300 मिली एम्पियर करंट जो है वो पास हो रहा है। ओके जी, तो आपके पास यहाँ पर इसी रिलेशन में पहले आप Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, देन I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय डेल टी। हमने डेल Q की बजाय क्या लिख दिया है एन ई। ई आपके पास क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। ओके जी, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आपने n फाइंड करना है, n फाइंड करने के लिए डेल टी को इधर ले आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा I इंटू डेल टी, और इस E को इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो n किसके बराबर आ गया I डेल टी इंटू E। करंट कितने हैं आपके पास, करंट है 0.3, टाइम कितना है आपके पास 60 सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। लो बच्चों, इसे आप करें सॉल्व, तो इसे सॉल्व करने से आपके पास आता है 1.12 10⁻20 1.12 10⁻20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें से 300 मिली एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर 1 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब उस वायर में से 1.12 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास होंगे। ओके जी, ये था 13.1। ठीक है, 13.2 क्या है चार्ज ऑफ 90 कॉलम। डाटा आपके पास क्या है जो गिवन है वो है आपके पास चार्ज Q, ये कितना है आपके पास 90 कॉलम चार्ज है। ओके, पासिस थ्रू अ वायर, एक वायर में से गुजर रहा है 1 आवर 15 मिनट। टाइम कितना है आपके पास टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है आपके पास 1 मिनट 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर 15 मिनट्स। लो बच्चों, अब 1 आवर 15 मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है, जो आपका ऐसा यूनिट है। 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। सेकंड कितने होते हैं 60, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 36, तो 1 आवर में 36 सेकंड होंगे, प्लस 15 मिनट्स के अंदर 15 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, हाँ जी, ये कितना बन जाएगा आपके पास 900। ये आपके पास 900, मतलब 3600
प्लस 900 सेकेंड, तो टाइम आपके पास बना है 4500 सेकेंड। ये आपके पास टाइम आ गया। ओके जी। व्हाट इज करंट इन द वायर? आपने इस वायर में करंट बताना है कि कितना फ्लो होगा। तो देखें करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी या डेल Q बाई डेल टी। इसको आप डेल Q से रिप्रेजेंट कर दें, इसको आप डेल T से रिप्रेजेंट कर दें, फिर ये रिलेशन हो जाएगा डेल Q बाई डेल टी। ये आपके पास करंट आ गया। तो करंट आपने फाइंड करना है। डेल Q कितना है आपके पास 90 डिवाइडेड बाय नीचे टाइम आपके पास कितना है 4500 सेकेंड। 90 डिवाइडेड बाय 4500 सेकेंड। इसे बच्चों सॉल्व करें, आपके पास ये आता है 20 10⁻³ एम्पेयर, या इस 10⁻³ को हम लिखते हैं मिली एम्पेयर। क्या लिखते हैं इसको? मिली एम्पेयर। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या था, आपको चार्ज गिवन था और इसके अलावा आपको टाइम गिवन था, और आपने क्या फाइंड करना था? आपने फाइंड करना था करंट। बहुत ही सिंपल फार्मूला, डेल Q बाय डेल टी, ये फार्मूला लगाया। चार्ज दिया हुआ, टाइम का थोड़ा सा इशू था कि टाइम आवर्स और मिनट्स में दिया हुआ था, हमने उसको किस में चेंज कर लिया? सेकंड्स में चेंज करके डेल IQ बाय डेल टी वाला रिलेशन लगाया और हमने करंट फाइंड कर लिया। ओके जी। जी तो 13.3 जो है उसमें क्या बताना है आपने? उसमें इसने आपसे 2-3 चीजें पूछी हैं। पहले नंबर पे उसने पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि बैटरी की वजह से, सोर्स की वजह से जो इस सर्किट में टोटल करंट ड्रा होगा वो आपने फाइंड करना है। फिर आपने इन 3 रजिस्टर के क्रॉस, हर रजिस्टर के क्रॉस करंट भी फाइंड करना होगा। ओके बच्चों, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड की जाती है, उसके हमारे पास 2 तरह के फार्मूले हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। अगर हम देखें तो ये दोनों रजिस्टर क्या हैं? पैरेलल है। ये दोनों रजिस्टर किस तरह से हैं? पैरेलल हैं। तो पहले हम इनके लिए निकाल लेते हैं 1/r डैश, 1/r डैश। और ये किसके बराबर होगा 1/r डैश? ये होगा 1/r1 प्लस 1/r2। जी R1 कितना है हमारे पास? 6 ओम, मतलब 1/6 प्लस R2 कितना है आपके पास? ये भी 6, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। तो 1/r डैश जो है ये 1/6 प्लस 1/6 हो गया। 6 से यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया। जब 6 एलसीएम लेंगे इधर क्या आएगा 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 2/6 या फिर 1/3। 1/r डैश किसके बराबर आ गया? 1/3। और ये जो r डैश है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/r डैश जो था 1/3 के बराबर था, तो r डैश किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। ठीक है, 3 ओम। इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है? 3 ओम। अब यही सर्किट जो है हम इस तरह से बनाते हैं कि एक आपके पास ये रजिस्टर है 3 ओम वाला, जिसको हमने r डैश से रिप्रेजेंट किया। एक आपके पास ये रजिस्टर है, ये R3, ये कौन सा है? R3, इसका भी 3 ओम है। इनको जुड़ा हुआ है किसके साथ? एक बैटरी के साथ। बैटरी जिसका पोटेंशियल हमारे पास कितना है? 6 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। ओके जी। अब बच्चों देखें, अब ये 2 रजिस्टर हैं R डैश और R3, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास होगा R डैश प्लस R3। सिंपल, R डैश प्लस R3। R डैश में आपके पास कितना है? 3 ओम, और R3 भी आपके पास 3 ओम है। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आ गया 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ओम। ये बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ सेल या पोटेंशियल ऑफ सोर्स लिख दें आप। सोर्स का जो पोटेंशियल है V वो कितना है? वो भी 6 वोल्ट है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स, करंट ड्रॉन फ्रॉम सोर्स आपने फाइंड करना है। तो फ्रॉम ओहम्स लॉ, फ्रॉम ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ को यूज करेंगे। क्या था ओहम्स लॉ? V इज इक्वल टू I R। ये R कौन सा है? ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला।
आर कौन सा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला। तो आई किसके बराबर हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट। और वी कितना है सोर्स की वजह से पोटेंशियल 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ये भी 6 से 6 कटा तो आई कितना आ गया? 1 एम्पियर। आई कितना आ गया आपके पास? 1 एम्पियर आ गया। अच्छा, ये जो 1 एम्पियर करंट है ये इस बैटरी की वजह से इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारे पास सीरीज, ये रेजिस्टर और ये दो रेजिस्टर तो आपस में सीरीज में है, तो हम इनके क्रॉस पहले पोटेंशियल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? पोटेंशियल। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? आर डैश। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? आर डैश। करंट क्या है आपके पास? आई। तो हमने क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। सो फॉर आर डैश के लिए V इज इक्वल टू आई आर डैश। V डैश इज इक्वल टू आई आर डैश। ओके जी। तो V डैश इज इक्वल टू आई, करंट कितना है आपके पास? 1 एम्पियर। और R डैश कितना था आपके पास? ये था 3। तो 3 1 था 3, तो V डैश जो है ये आपके पास आ गया 3 वोल्ट। V डैश कितना आ गया? 3 वोल्ट। मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 3 वोल्ट है। इसे रेज कर दें? चलिए इसे रेज करते हैं और फिर करंट फाइंड करते हैं R1 और R2 के क्रॉस। ये V डैश आ गया आपके पास। अब हम निकालते हैं करंट थ्रो R1 I इज इक्वल टू V डैश बाय R डैश। करंट थ्रो R1 क्या होगा? इसको I1 से रिप्रेजेंट कर दें, V डैश ओवर R डैश। इसी तरह से फाइंड करेंगे करंट थ्रो R2। करंट थ्रो R2 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। ये भी क्या होगा? ये होगा V डैश बाय R2। इधर I1 किसके बराबर होगा? V डैश ओवर R1। और I2 किसके बराबर होगा? V डैश बाय R2। ठीक हो गया। तो I1 जो है ये आपके पास है V डैश बाय R1। V डैश कितना है आपके पास? 3 वोल्ट। और R1 कितना है? देखिए जरा, R1 कितना है? 6। तो 3/6 I1 किसके बराबर आ गया? 1/2, या फिर ये बन गया 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। इसी तरह से करंट थ्रो R2 वो है आपके पास I2 इज इक्वल टू V डैश ओवर R2। V डैश आपके पास 3 वोल्ट है और R2 कितना है? वो भी 6 ओम है। तो 3/6 ये भी 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर आ गया आपके पास I2। तो I1 I2 ये आपके पास क्या है? ये है करंट अक्रॉस R1 एंड R2। आइए आपने कितना फाइंड किया था? सोर्स की वजह से करंट कितना था? वो था आपके पास 1 एम्पियर था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कितना फाइंड किया था? वो था आपके पास 6 ओम। तो ये बच्चों चीजें हमसे पूछी गई थी कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो 6 ओम है। हमने टोटल करंट फाइंड करना है, वो 1 एम्पियर है। और हमने हर रेजिस्टर में से करंट फाइंड करना है, तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास I1 0.5, I2 0.5 और करंट थ्रो R3। अब करंट थ्रो R3 आपके पास रह गया। करंट थ्रो R3 में से जो करंट फ्लो करेगा इसको I3 से रिप्रेजेंट कर दें। ये होगा V ओवर R3। V डैश नहीं बल्कि ये क्या है? V ओवर R3 होगा। V कितना है आपके पास? 6। R3 कितना है आपके पास? जी नहीं, R3 सॉरी, ये जो आपके पास सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। सीरीज के अंदर क्या होगा? करंट सेम रहता है। ये जो आपने I फाइंड किया है, I जो कि 1 एम्पियर है, तो ये करंट क्या होगा? करंट अक्रॉस R3। सीरीज में क्योंकि करंट सेम रहता है तो इधर करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर है। इस R3 में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब आगे कॉम्बिनेशन कौन सी? पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा।
कितना करंट डिवाइड होगा, R1 के क्रॉस 0.5 एम्पेयर होगा और R2 के क्रॉस भी 0.5 एम्पेयर होगा। ओके जी, तो ये था बच्चों आपके पास एक न्यूमेरिकल 13.3। इसमें दो रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं, एक सीरीज में है, तो पैरेलल को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास एक रजिस्टर आ जाएगा R डैश, फिर R3 और R डैश को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे, फिर इनके अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट फाइंड करने के बाद करंट थ्रो अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड कर लेंगे। ये था 13.3। जी 13.4 के अंदर वो आपको क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन, आपके पास आयरन का एक रेक्टेंगुलर बार है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब एक 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, दूसरा 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी। मतलब इन क्रॉस सेक्शन आपके पास जो एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 2 टू द 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है ये क्या है, होल स्क्वायर। सेंटी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻2 के। तो जब ये सेंटी स्क्वायर होगा तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 4 सेंटी स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर या फिर 4 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब लेंथ उसकी कितनी है, लेंथ उसकी कितनी है 40 सेंटीमीटर। ये भी सेंटी में दिया हुआ है तो 40 को 100 से डिवाइड कर दें तो 0.4 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 0.4। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, आपने क्या चीज फाइंड करनी है, आपने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, आयरन की रेजिस्टिविटी ये है बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। इसकी क्या वैल्यू है 11 10⁻⁸ ओहम मीटर। ओके जी, तो जो न्यूमेरिकल में डाटा गिवन था उसके मुताबिक हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, लेंथ आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई और हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, तो वहां आपने रिलेशन पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L ओवर A, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो इस रिलेशन से रेजिस्टिविटी कितनी है आपके पास 11 10⁻⁸, लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ 0.4, एरिया कितना है आपके पास, एरिया 4 10⁻⁴। इसे बच्चों आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आती है वो आती है 1.1 10⁻⁴ ओम। कितनी रेजिस्टेंस आ जाती है 1.1 10⁻⁴ ओम। ओके जी, ये बहुत ही सिंपल और सादा सा न्यूमेरिकल था, इसमें कोई ऐसा मतलब कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं थी कि एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन R इज इक्वल टू रो L ओवर A लगा के या रेजिस्टेंस फाइंड करनी। ओके जी, तो 13.5 जो आपके पास न्यूमेरिकल है इसमें देखिए कि कौन कौन सी चीजें गिवन है और कौन कौन सी चीजें गिवन नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एट 0 डिग्री, टेम्परेचर दे दिया आपको, इसको T1 लिख देते हैं। ये आपके पास कितना है 0 डिग्री, इसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं आप। इज तो 0 डिग्री पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है इसको R0 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितनी है 1 10⁻⁴ ओम। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री, मतलब ये टेम्परेचर T2 आपको दे दिया, ये कितना है
500 डिग्री। इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, आयरन का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपने दे दिया 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। आपने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पहले तो आप ये देखें कि आपको कौन कौन सी चीजें गिवन है, क्या क्या कुछ दिया हुआ है। आपको T1 दिया हुआ है वो है 0 डिग्री, तो 0 + 273 केल्विन। डिग्री को हमने किस में चेंज कर दिया, केल्विन में चेंज कर दिया। ये आपके पास आ गया 273 केल्विन T1। अच्छा कितना है आपके पास, इसको बल्कि T1 ना लिखें, T1 ही लिख दें कोई नहीं। और 0 डिग्री पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है R × 0, ये कितनी है 1 10⁻⁴ ओहम, ये रेजिस्टेंस दी हुई है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री। T2 जो आपको दिया हुआ है ये कितना है 500 डिग्री, तो 500 को प्लस 273 कर दें, ये कितना हो जाएगा 773 केल्विन आपके पास। T2 आपके पास हो गया 773। तो इस टेम्परेचर पर आपने, इस T टेम्परेचर पर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो कितना है आपके पास, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा कितना है आपके पास 5.2 10⁻³ पर केल्विन। तो बच्चों यहाँ पर रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर वाला जो फार्मूला आपने पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट का, वो लिखेंगे। वो क्या था आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू RT - R0 ओवर R0 इंटू T। अच्छा T आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे T आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है T2 - T1। T2 कितना है 773, T1 कितना है 273, तो ये आपके पास 500 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर कितना आ जाएगा 500 केल्विन, क्योंकि आपने इसको केल्विन में फाइंड करना है इसीलिए। चलें जी, आपने इस RT की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, RT की। तो R0 T को अल्फा की तरफ ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा R0 T इज इक्वल टू RT - R0। इस R0 को इधर ले आए तो अल्फा R0 T प्लस R0 किसके बराबर हो गया, RT के बराबर हो गया। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप यहां से R0 कॉमन ले सकते हैं तो अल्फा T प्लस 1 हो जाएगा। ओके जी, अब सिंपली इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। R0 आपके पास कितना है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 110⁻⁴, 110⁻⁴। अल्फा कितना है आपके पास 5.2 10⁻³ T कितना है आपके पास 500 केल्विन प्लस 1। ओके जी, इसको बच्चों अब आपने करना है कैलकुलेटर से सॉल्व, कैलकुलेटर से हल। मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो आपके पास आता है 3.6 10⁻⁴ ओम, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है वो कितनी आती है 3.6 10⁻⁴ ओम। ये है बच्चों आपके पास 13.5। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 इसके हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और 13.6 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 3.5 तक हो गया, 3.6 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, कैलकुलेट। ओके जी, इसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो ये जो सेल्स हैं, दो बैटरीज दी हुई है हमारे पास, एक ये वाली बैटरी दी हुई है, एक ये वाली बैटरी दी हुई है।
तो दोनों बैटरीज के क्रॉस आपने क्या मालूम करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करेंगे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास इधर कितने रेजिस्टर्स हैं, कितनी बैटरीज हैं और किस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या थी या क्या होगी, ये देखेंगे। ओके जी, पहले तो बच्चों ये देखें 1 2 3 कितने रेजिस्टर्स हैं, 3। इस रेजिस्टर को हम नाम देते हैं स्मॉल r1 का, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल R का, और इसको नाम दे देते हैं स्मॉल r2 का। स्मॉल r2 मतलब R1 आपके पास क्या है 0.10 ओम, इसी तरह से R क्या है आपके पास 8 ओम, R2 कितना है आपके पास 0.9 ओम। तो बच्चों ये तीन रेजिस्टर्स R1, R और R2 ये किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके जी, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप एक काम करें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। क्या निकाल लें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये आपके पास होगा R1 प्लस R प्लस R2, इन तीनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, सीरीज के अंदर बहुत सिंपल काम होता है कि जस्ट आप रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो R1 आपके पास है 0.10, R आपके पास है 8 और R2 आपके पास है 0.9। इन सब को हम करेंगे ऐड, तो ऐड करने से आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है बच्चों 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 9 ओम आ गया। ओके जी, अच्छा अब अगली बात जो है वो ये है कि आपने इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले ये देखें कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज। एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है, तो अफेक्टिव ईएमएफ फाइंड कर ले। पहले क्या निकालेंगे हम, अफेक्टिव ईएमएफ। अफेक्टिव ईएमएफ, अफेक्टिव ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा, इसे नाम दे दें आप, इस बैटरी के ईएमएफ को नाम दे दें E1 का, इस बैटरी के ईएमएफ को नाम दे दें E2 का। तो जो अफेक्टिव ईएमएफ होगा वो होगा आपके पास E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। E1 आपके पास कितना है 624 और E2 कितना है आपके पास 6। तो अफेक्टिव ईएमएफ कितना आ गया आपके पास 18 वोल्ट का अफेक्टिव ईएमएफ आ गया। अब आपके पास अफेक्टिव ईएमएफ भी है, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी है एंड करंट। अब करंट को निकाल लेते हैं। करंट कैसे फाइंड करेंगे, E ओवर R। करंट किसके बराबर होगा E ओवर R। E कितना है आपके पास 18, R कितना है आपके पास 9, तो कितना आएगा करंट आपके पास, करंट आ गया 2 एम्पियर। करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। अब इन दो बैटरीज का E1 का और E2 का आपने क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1। पहले हम E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन था वो था VT इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या रिलेशन था, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। तो जब हम यहां पर इस E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर आप V1 लिख दें और IR की बजाय आप R1 लिख देंगे। ओके जी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ EMF E1 सेल E1, तो ये V1 है। तो E1 कितना था आपके पास 24 माइनस I कितना है आपके पास करंट 2 और R1 कितना है आपके पास 0.10। इसे बच्चों आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 23.8। कितना आ जाएगा आपके पास, इसको वैसे लिखे 24 माइनस ये आपके पास आ गया 0.2, तो 23.8 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया किसका, E1 का। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1। अब हम दूसरे नंबर पे निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2। अब E2 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, यही रिलेशन लगाएंगे। इधर लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे E2 माइनस IR1,
लेकिन इधर माइनस की बजाय हम प्लस यूज करेंगे। अब इधर प्लस हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है और ये बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के अंदर हम कहते हैं कि अगर चार्जिंग प्रोसेस होगा तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होगा। अब ये क्योंकि जो सेल E2 है इसे कौन चार्ज कर रहा है? E1 चार्ज कर रहा है। तो क्योंकि E2 चार्ज हो रहा है इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू E2 प्लस IR2 लिखेंगे, IR2। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। E2 आपके पास कितना है? 6 है, I कितना है? 2 है, और R2 कितना है आपके पास? 0.9। तो 6 प्लस 1.8 ये हो गया 7.8 वोल्ट। V2 कितना हो गया आपके पास? 7.8 वोल्ट। ओके जी, तो ये देखें कि आपके पास ईएमएफ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। और कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है? जब कोई बैटरी चार्ज हो रही होती है। जब कोई बैटरी क्या हो रही होती है? चार्ज हो रही होती है। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है चैप्टर 13 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.7। ठीक है, अब 13.7 के अंदर एक डायग्राम दी हुई है और डायग्राम के साथ एक स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड करंट विच फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टर। आपने क्या करना है? करंट फाइंड करना है जो रेजिस्टर्स में से फ्लो कर रहा है। बच्चों, किरचॉफ सेकंड रूल आपने पढ़ा था और उसमें आपने देखा था कि किस तरह से सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहले नंबर पे हम क्या करते हैं? सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम हमने बना के दे दी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं? लूप्स बनाते हैं, करंट की डायरेक्शन सपोज करते हैं और फिर जाके लूप इक्वेशन राइट करते हैं। ओके जी, इसमें बच्चों यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम तो आपको दी हुई है। डायग्राम देने के बाद आपने सपोज कर लेना है इनमें कि हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? करंट की डायरेक्शन हम सपोज करते हैं कि इन दोनों में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये करंट फ्लो कर रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? क्लॉकवाइज। ओके जी, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? इस लूप में जो करंट है वो आपके पास है I1, इस लूप में जो करंट है वो है आपके पास I2। इस पूरे सर्किट को नाम दे दें A, B, C, D, E और F। ओके जी, अब इसमें आप देखिए कि आपके पास कितनी लूप्स हैं। एक लूप तो ये बन रही है A, B, E, F, A। दूसरी लूप आपके पास बन रही है B, C, D, E, B। ये दो लूप्स हैं। ओके जी, तो आपने क्या काम करना है? करंट I1 और I2 फाइंड करना है। जब आपने ये करंट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इनकी लूप इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनकी लूप इक्वेशन ड्रा करते हैं। तो लूप इक्वेशन राइट करते हैं। लूप इक्वेशन फॉर A, B, E, F। कौन सी लूप? A, B, E, F। ओके जी, देखिए हमने पढ़ा था जब भी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। ईएमएफ को आप लिखेंगे माइनस E। इसको अगर आप लिखते हैं E1 तो ये माइनस E1 हो जाएगा, माइनस E1। अब इस रेजिस्टर में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं I1 और I2, और आपने कहा था हम जिस लूप की बात करेंगे उसी के करंट को ग्रेटर कंसीडर करेंगे। तो जब आप इस R1 की बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे I1 माइनस I2 R1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मुताबिक। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करें। E1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 9 वोल्ट माइनस 9 I1 माइनस I2 और R कितना है आपके पास? 18 इज इक्वल टू 0। ओके जी, यहां से आप एक काम करें 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें तो इधर कितना बचा? माइनस नहीं, बल्कि पहले काम करें आप इसको उधर ले जाएं दूसरी साइड पे। क्या करेंगे? इस माइनस 9 को इधर ले आए तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू 18 इज इक्वल टू 9। ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा।
अब इस 18 को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 18। तो कितना बन गया आपके पास, ये बना माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5। I1 माइनस I2 किसके बराबर आ गया, 0.5 के बराबर आ गया। ऐसे बच्चों क्या ख्याल है? ठीक है, इसके बाद हम दूसरी लूप को सॉल्व करते हैं। ये पहली लूप आपने सॉल्व की है, अब दूसरी लूप की तरफ आते हैं। फॉर लूप, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। फॉर लूप कौन सी लूप? अब बी सी डी बी ई। अब इस लूप में भी आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ही लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस जीरो होंगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है E2, और इधर भी करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इधर भी EMF आपके पास माइनस होगा, माइनस E2, ये रेजिस्टर है R1। लेकिन अब आप यहाँ पर जो करंट लिखेंगे वो लिखेंगे I2 माइनस I1, क्योंकि जिस लूप की बात करते हैं उसी लूप के करंट को ग्रेटर कंसीडर करते हैं। तो I2 माइनस I1 इंटू R1। एक और भी रेजिस्टर है आपके पास R2, तो इधर होगा माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। I2 R2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज देखें, E2 की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ पे लिखे माइनस 6, माइनस I2 माइनस I1 इंटू R1 कितना है, R1 18 माइनस I2 R2 कितना है 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा इस माइनस 6 को पहले उधर ले जाएं, तो माइनस I2 माइनस I1 18 माइनस 12 I2 इज इक्वल टू 6। अब यहां से जो चीज कॉमन आती है वो कॉमन ले, माइनस I2 माइनस I1 18 और 12, क्या चीज कॉमन लेंगे आप, 6। ये दोनों 6 के टेबल में आती हैं, तो 6 आपने ले लिया कॉमन, तो माइनस I2 माइनस I1, इधर क्या आएगा 3, माइनस इधर क्या आएगा 2I2 इज इक्वल टू 6। इस 6 से ये 6 कट गया, आपके पास माइनस I2 माइनस I1 इंटू 3 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1। इसके बराबर बच गया 1। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ये 3 और ये माइनस और ये I2, माइनस 3I2 क्या बन गया आपके पास, माइनस 3I2 और 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिखें, ये आपके पास आ गया 3I1 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, ये जो इक्वेशन थी आपके पास, इस माइनस को उधर ले जाएं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, ये इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 1 आपके पास क्या था, माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5। अब इस माइनस को इधर ले जाएं, तो ये माइनस इधर जाके हो जाएगा माइनस 0.5। क्या हो जाएगा, माइनस 0.5। अब मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को 3 से, क्या करना है आपने, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू माइनस, जब आप 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5। क्या बन गया आपके पास, 1.5। इसके बाद अब आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है। क्या कर देना है, कंपेयर कर देना। कैसे कंपेयर करेंगे, आप इस इक्वेशन में से, ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा बच्चों ये देखें, इधर हमारे पास इक्वल टू 1 था, हमने 0 कर दिया, मिस्टेक कितनी बड़ी कर दी।
आगे फिर हमारा जवाब सही नहीं आना था। खैर, अब हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इस इक्वेशन 3 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 में से। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 आपके पास क्या है इक्वेशन? ये है आपके पास इक्वेशन 2 पहले लिखें, 3i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 1। और इधर क्या आ जाएगा? 3i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू माइनस 1.5। अब जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये माइनस का 5 प्लस का 3 कितना बच गया? -2i2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 2.5। 1 प्लस 2.5 कितना हो गया? 2.5। इसके बाद आपने क्या चीज फाइंड करनी है? आपने तो ये i2 फाइंड करना है। तो -2i2 इज इक्वल टू 2.5। अब इस 2 को उधर ले जाएं। -i2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2। 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बच्चों इसके बाद आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको काटें तो -i2 इज इक्वल टू 1.25। 1.25 इस माइनस को उधर ले जाएं तो i2 इज इक्वल टू -1.25 एम्पियर। -1.25 एम्पियर। ये बच्चों आपके पास आ गया। क्या आ गया आपके पास? i2 आ गया। इसके बाद ये जो इक्वेशन 1 है इसी को यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और इस i2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। ये जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, माइनस को उधर ले गए थे ना हम, इसको हमने लिखा i1 माइनस i2 इज इक्वल टू -0.5। अब i2 आपके पास है i1 पुटिंग वैल्यू ऑफ i2। इसमें आपने i2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो i1 माइनस i2 कितना? 1.25। 1.25 इज इक्वल टू -0.5। जी, i1 इज इक्वल टू -0.5 और प्लस 1.25 प्लस 1.25 निकालें जरा। क्या कैलकुलेट करें, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आएगा? रिलेशन में अच्छा बच्चों एक इधर हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखें इधर -i2 था और आपके पास ये जो i2 की वैल्यू है वो है -1.25। ये मिस्टेक की थी हमने। तो इधर आपके पास i1 और ये माइनस माइनस प्लस 1.25 इज इक्वल टू -0.5। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो i1 इज इक्वल टू -0.5 -1.25। तो फिर आपके पास ये -1.75 एम्पियर बनेगा। ये आपके पास आ गया i1 करंट। ये आपके पास i2 करंट आ गया और ये आपके पास आ गया i1 करंट। तो आपने फाइंड द करंट विच फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। इन ऑल रेजिस्टर्स कितने हैं? 2 रेजिस्टर्स हैं और R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। और R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? R1 में से इसमें से करंट फ्लो करेगा I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। ओके जी। तो करंट थ्रो R2 में से कितना करंट फ्लो करेगा? I2। और वो कितना है करंट आपके पास? I2 कितना कैलकुलेट किया है आपने? -1.25
0.25 एम्पियर और करंट थ्रो R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी आपने बताना है कि R1 में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो वो कितना है आपके पास, अगर फर्स्ट लूप की बात करते हैं तो वो है I1 माइनस I2। I1 कितना फाइंड किया आपने, -1.75 माइनस I2 कितना है -1.25। तो -1.75 माइनस माइनस प्लस 1.25, तो क्या जवाब आएगा 0.5। क्या जवाब आएगा आपके पास 0 प्लस का 0.5 एम्पियर। ये बच्चों आपके पास R1 आ गया। तो R1 में से 0.5 और R2 में से -1.25 ये करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है 13.8 न्यूमेरिकल। ये 13.8 न्यूमेरिकल भी, इसमें भी हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट जो वोल्टेज लॉ है इसको यूज करेंगे और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसने उसने क्या पूछा है, इसने पूछा करंट। एक तो आपने करंट फाइंड करना है, दूसरा पावर डेसिपेशन इन ईच रजिस्टर। क्या चीज फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है हर रजिस्टर में, किस किस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, और इसके अलावा क्या पूछा है, पावर डेसिपेशन। सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है, तो इसमें देखें हम सपोज कर लेते हैं कि ये है आपके पास इन दोनों लूप्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, ये आपके पास I1 है, ये आपके पास I2 है। तो ये जो आपके पास डायग्राम है इसको नाम दे दें कोई, A B C D E और F। अब इसमें भी आपके पास 13.7 की तरह दो लूप्स बन रही है, एक लूप ये बन रही है, एक ही लूप ये बन रही है। पहले इसका लूप इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसकी लूप इक्वेशन लिखेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 भी 1 ओम। इसी तरह से इधर R4 भी 1 ओम, R5 2 ओम और R6 जो है 1 ओम। ये बैटरी आपके पास 6 वोल्ट की है और ये बैटरी आपके पास 10 वोल्ट की है। ओके जी, तो लूप इक्वेशंस आपने 1 बाय 1 इनकी राइट करनी है। पहले लूप इक्वेशन ऑफ A B E F A यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करें। करंट कौन सा है आपके पास I1, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो E पॉजिटिव होगा, इधर आएगा E1 और माइनस I1 R1, I1 माइनस R1 माइनस। अब R2 की जब बात करेंगे तो इसमें से ये भी करंट फ्लो कर रहा है, ये भी फ्लो कर रहा है, तो इधर आ जाएगा माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2। फिर इसकी बात करते हैं तो माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0। अब E1 कितना है, वैल्यूज पुट करें। E1 कितना है 6 वोल्ट माइनस R1 कितना है, R1 कितना है 1 ओम, तो I1 मल्टीप्लाई 1 I1 ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस I1 माइनस I2, R2 कितना है आपके पास 2 ओम, इधर आ जाएगा 2 माइनस I1 R3 कितना है आपके पास, R3 भी 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया 6 माइनस I1 माइनस 2 को पहले लिख दें, I1 माइनस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इस 6 को पहले उधर ले जाएं आप, तो माइनस I1 माइनस, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस 6। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखें बच्चों, माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस I1, 1 2 3 और 1 4, माइनस 4I1 और प्लस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 6। यहां से आप 2 कॉमन ले लें,
जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 4 की बजाय क्या आ जाएगा, -2i1, -2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू -6, और -2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2, तो -2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू -3, इज इक्वल टू -3। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब सेकेंड लूप की बात करते हैं, इसका भी लूप इक्वेशन राइट करते हैं। फॉर लूप इक्वेशन फॉर बी सी डी ई बी यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसमें देखें, इधर देखें, इधर आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से क्लॉकवाइज है ना, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इधर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट आ रहा है, तो ये ईएमएफ माइनस में होगा, -E2, ठीक है, -E2, और इधर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2, तो -I2R6, फिर इधर चलते हैं, इधर क्या है आपके पास I2 - I1 R2, -I2 - I1 R2, फिर इधर आते हैं, इधर क्या होगा I2 R4 -I2 R4, इधर आ जाते हैं, इधर क्या आएगा आपके पास I2 R5 -I2 R5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, E2 कितने हैं आपके पास 10 -10 -I2 R6 की वैल्यू क्या है, R6 की 1 है, R6 1 है, तो इसको हम I2 ही लिखा रहने देते हैं, -I2 -I1 R2 कितना था आपके पास 2, इधर 2 आ गया, -I2 R4 कितना है 1 है, तो इसको I2 ही लिखा रहने देते हैं, -I2 R5 कितना है 2, तो -2I2 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब इसमें भी आप पहले इन ब्रैकेट्स को खत्म करें, ब्रैकेट्स को खत्म करने के बाद फिर आप इनको I1 एक इक्वेशन बनाएं, जैसे इस 10 को पहले उधर फेंके तो इधर आ गया -I2, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -2I2 माइनस माइनस प्लस 2I1 माइनस I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10। ये 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये 2I1 और 2I1 ही है, तो प्लस 2I1 माइनस 2I2, ये देखें 3 माइनस का 3 और ये माइनस का 5 और ये 6 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। मतलब ये क्या हो गया आपके पास, 1 और 2 3 4 5 6 और I1 एक ही था। इधर से फिर से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेंगे तो I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 10 और I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 5। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ये आपने बच्चों 2 इक्वेशंस जो हैं वो राइट कर लेंगे। ओके, इसको इक्वेशन 2 का नाम देने से पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग विद 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा 2I1 माइनस 3 टू द 6 I2 इज इक्वल टू 5 टू द 10। मतलब ये कॉमन शॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, आपके पास यही इक्वेशन रहती तो ज्यादा अच्छा था। ओके जी, खैर हम दोबारा बना ली, हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। अब बच्चों आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्या करना है आपने, ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको नाम दिया है 3, इसको कह दें, ठीक है, एडिंग 1 एंड 3। ओके जी, तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, -2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू -3, और 3 इक्वेशन क्या है, 2i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 10। प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो -2i1 प्लस 2i1 ये कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा आपके पास, -5i2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा आपके पास 7, और i2 जो है ये बन जाएगा आपके पास 7/5, और माइनस भी उधर चला जाएगा, तो 7/5 आपके पास वैल्यू है। अब ये 7/5 जो है ये बनती है 1.4, i2 इज इक्वल टू -1.4 एम्पियर। i2 कितना आ गया आपके पास, 1.4 एम्पियर। i2 की आपने वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, i2 की वैल्यू पुट कर देनी है। इस इक्वेशन में i2 की वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं और i1 निकाल लेते हैं जी। -2i1 और i2 कितना है, -1.4 इज इक्वल टू -3, 1.4 उधर चला जाएगा, -2i1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1.4, -2i1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, -1.6 और i1 इज इक्वल टू -1.6 डिवाइडेड बाय 2। इस माइनस से इस माइनस को कर दें कैंसिल, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 एम्पियर। कितना आ गया आपके पास, 0.8 एम्पियर। तो i1 और i2 आपने निकाल लिया। अब बच्चों ये देखें, करंट अपने फाइंड करना था रेजिस्टर्स में से, तो करंट थ्रो देखें R1 और R3, इनमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1। करंट थ्रो R1 एंड R3, इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, मतलब वो 0.8 एम्पियर है। वो कितना एम्पियर है, 0.8 एम्पियर करंट है। इसी तरह से करंट थ्रो देखें, R2 को छोड़ दिया है हमने अभी, करंट थ्रो R4, R5, R5 और R6, इनमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2, और I2 कितना है आपने कैलकुलेट किया, -1.4, तो इन सब रेजिस्टर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है -1.4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब R2 में से कितना करंट फ्लो करेगा, करंट थ्रो R2, ये है आपके पास I1 माइनस I2। R2 में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1 माइनस I2, तो I1 कितना है 0.8 माइनस I2 कितना है -1.4, 0.8 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर करंट हो जाएगा, किसमें से, R2 में से। ओके जी, तो ये तो अभी हमने करंट फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, करंट फाइंड किया है, और अभी हमने पावर भी फाइंड करनी है। हमने करंट फाइंड किया है कि आपके पास I1 करंट कितना है, I1 कितना है ये करंट 0.8 एम्पियर। I2 कितना है आपके पास, I2 कितना है -1.4 एम्पियर, और अगर आ जाए आपके पास I1 माइनस I2, तो ये कितना है, ये है 2.2 एम्पियर। अब हमने पावर डेसिपेशन की फाइंड करनी है। पावर डेसिपेशन का बच्चों जो रिलेशन है, पावर डेसिपेशन
पावर डेसिपेशन का जो रिलेशन है वो है I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। अब देखें अगर हम इस R1 के क्रॉस पावर फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास P1 किसके बराबर होगा I1 स्क्वायर R1, किसके बराबर होगा I1 स्क्वायर R1। I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8, 0.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 आपके पास है 1, तो 0.8 का स्क्वायर ये कितना हो गया 0.64 वाट, 0.64 वाट। अच्छा अब इस R2 के क्रॉस पावर निकालनी है, इसको लिखेंगे P2, ये क्या होगा आपके पास I1 माइनस I2 स्क्वायर इंटू R2। मैंने I1 माइनस I2 क्यों लिखा है क्योंकि R2 में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, और I1 माइनस I2 की वैल्यू ने क्या निकाली है 2.2, तो 2.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2.2 स्क्वायर पहले ले लें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 2 के साथ, ये 9.68 वाट आता है। ओके जी, अब पावर निकालते हैं P3 I1 R3, I1 स्क्वायर इसके क्रॉस I1 स्क्वायर R3। I1 कितना है आपके पास 0.8, 0.8 स्क्वायर और R3 आपके पास है 1, तो ये भी 0.64 वाट आ गया। R4 के क्रॉस पावर निकालते हैं, पावर क्रॉस R4 P4। अब R4 में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है I2, तो I2 स्क्वायर R4। I2 की क्या वैल्यू है आपके पास I2 माइनस 1.4, माइनस 1.4 स्क्वायर और R4 आपके पास है 1, तो माइनस का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 1.96 वाट। इसी तरह से पावर अक्रॉस R5 ये होगा I2 स्क्वायर R5, तो माइनस 1.4 स्क्वायर। R5 कितना है आपके पास 2, R5 कितना है 2, इसको करें मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आता है 3.92 वाट। इसी तरह से पावर क्रॉस R6 P6 हो जाएगा I2 स्क्वायर R6, I2 स्क्वायर I2 आपके पास है माइनस 1.4 का स्क्वायर, R6 आपके पास है 1 ओम, तो ये भी 1.96 वाट आ जाएगा। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है और शॉर्ट सा है, लेंथी तो नहीं है। तो ये था बच्चों आपके पास 3.8 न्यूमेरिकल। ठीक है, इसे एक चीज नहीं उसने पूछी, उसने बल्कि आपसे करंट्स भी पूछा और उसने आपसे पावर भी पूछी। तो हमने पहले करंट कैलकुलेट किया, फिर हर रजिस्टर के क्रॉस कितनी पावर डेसिपेशन है वो फाइंड किया। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।